ये भारत के लिए इतिहास की बड़ी अहम घड़ी है। आज भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे युवा आबादियों में से एक है। तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन चुनौती मौका भुनाने की है। 1980 के दशक के मध्य में भारत 10 सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन फिर 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक ये उस सूची से बाहर रहा, क्योंकि कई देश इससे आगे निकल गए, खासकर चीन। लेकिन भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2022 में देश पहली बार शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल हुआ। मोटे तौर पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत सिर्फ चीन और अमेरिका से ही पीछे होगा। कहा जा सकता है कि ये यकीनन भारत के लिए अच्छा समय है। भारत के विकास और गरीबी की कहानी वक्त के साथ निरंतर सुधारों की कहानी है, और असल में ये सुधार बीते 15 वर्षों में तेज हुए हैं। अपने बढ़ते आर्थिक दबदबे के साथ भारत वैश्विक मंच पर और अधिक उभरता जा रहा है, क्योंकि बदलती वैश्विक व्यवस्था इसके भू राजनीतिक महत्व को और बढ़ा रही है। Two great nations and two great powers. Cheers. लेकिन इस बात पर बड़े सवालिया निशान है कि भारत इस मौके का फायदा उठा सकेगा या नहीं। भारत की असली समस्या है यहाँ की मानव पूंजी, चाहे फिर शिक्षा के मामले में हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में हो, प्रशिक्षण के मामले में हो, या कामकाज में महिलाओं की भागीदारी के मामले में हो। ये बेहद खराब है। पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं। आपको ये बात स्वीकारता कोई नहीं दिखेगा, या बेरोजगारी को एक समस्या मान इस पर ध्यान देता कोई नहीं दिखेगा। मैं कैसे समझाऊं कि भारत में पर्यावरण को कितना गंभीर नुकसान हो रहा है। क्या ये सदी भारत के नाम होगी, या भारत एक असल वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने का मौका गंवा देगा? आइए बिजनेस बियॉन्ड के इस एपिसोड में इसे करीब से जानें। भारत की बेहतर आर्थिक स्थिति को लेकर आशाएं रखने का एक बड़ा कारण है अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इसकी मजबूत जीडीपी विकास दर। 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था केवल 3% से कुछ अधिक दर से बढ़ी। अमेरिका और चीन लगभग बराबर दर से बढ़े, जबकि EU 27 ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन भारत ने पिछले साल 7% की जीडीपी विकास दर के साथ उन सभी देशों को पछाड़ दिया। ये दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतर आंकड़ा था। और इन देशों की तुलना में भारत के पास एक और बढ़त है, एक विशाल युवा आबादी। जहां अन्य औद्योगिक राष्ट्र बूढ़ी होती आबादी की चुनौती झेल रहे हैं, वहीं भारत के पास डेमोग्राफी का फायदा उठाने का पूरा मौका है। भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। इसकी जनसंख्या अब 142.5 करोड़ हो गई है। 2060 तक ये बढ़कर 170 करोड़ होने की संभावना है, जो उस वक्त चीन की तुलना में लगभग 50 करोड़ ज्यादा होगी। और शायद भारत के पास इस डेमोग्राफी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके पास ज्यादातर युवा हैं, जिनमें आधे से ज्यादा 30 से कम उम्र के हैं। मेरे ख्याल में भारत एक बहुत मजबूत और शानदार जगह हासिल कर सकता है। मुझे लगता है कि इसके पास वो जगह हासिल करने लायक सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास काम करने वालों की एक बड़ी फौज है, युवा आबादी, एक बड़ी सक्षम शिक्षित आबादी। इसलिए मेरी माने तो ये सभी चीजें भारत के पावर हाउस बनने के पक्ष में हैं। भारत में आर्थिक विकास दर का मजबूत होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले लाभ उठाने की बेहतर स्थिति में है। आज हम जो विकास दर देख रहे हैं वो दरअसल 2000 के दौर की विकास दर से कम ही है। दरअसल 1991 के उदारीकरण के बाद विकास दर में बहुत तेजी आई और हमने कई वर्षों में 8% या उससे अधिक विकास दर हासिल की है। भारत बहुत अच्छे से विकास कर रहा है। बहुत सारे आंतरिक मुद्दे जो पहले थे उनसे निपट लिया गया है। बहुत सारे सुधार हुए और उन बैंकों और कंपनियों की बैलेंस शीट भी दुरुस्त की गई है जो कुछ दिक्कतों में थीं। इसलिए कुछ मायनों में अभी भारत की स्थिति 2003 की स्थिति से भी बेहतर है, जब इस तेज विकास की पहली लहर शुरू हुई थी। भारत कभी अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत के बारे में बात करने से हिचकता नहीं है। ये बात जून महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के 4 दिवसीय राजकीय दौरे पर और ज्यादा साफ हो गई। अध्यक्ष महोदय, जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार अमेरिका आया था तो भारत दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था। आज भारत
5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जल्द ही भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। मोदी सरकार ने जिस एक क्षेत्र पर ध्यान दिया है वो है सड़क, मोटरवे और पुल जैसा शहरी बुनियादी ढांचा। इस साल सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड 122 अरब डॉलर लगाने की योजना बनाई है। एक क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है, वो है बुनियादी ढांचा, परिवहन संबंधी और संचार संबंधी बुनियादी ढांचा। इसके अलावा घरेलू स्तर की सुविधाएं जैसे बेहद बुनियादी चीजें जिनमें शौचालय, पीने का पानी, खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन, बिजली सब शामिल हैं। इन सभी में काफी इजाफा हुआ है। विश्व बैंक का अनुमान है कि अगर भारत को अपनी आबादी की जरूरतें पूरी करनी है तो अगले 15 वर्षों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम से कम 840 अरब डॉलर खर्च करने होंगे। लेकिन क्या भारत वाकई अमेरिका और चीन जैसी लंबे समय से स्थापित आर्थिक महाशक्तियों का मुकाबला कर सकेगा? क्योंकि इस वक्त भारत निर्यात के मामले में दोनों देशों से बहुत पीछे है। हालिया दशकों में चीन के चमत्कारिक आर्थिक विकास में इसके उत्पादन और निर्यात क्षमता की अहम भूमिका रही है। अमेरिका और जर्मनी से भी आगे चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। इस सूची में भारत को ढूंढने के लिए आपको काफी नीचे जाना होगा। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश निर्यातकों की सूची में 18वें स्थान पर है। कई लोगों का मानना है कि चीन और अमेरिका के साथ तुलना बिल्कुल बेमानी है। हमें ये समझना होगा कि भारत और चीन के बीच का अंतर दरअसल बहुत बड़ा है। चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 6 गुना बड़ी है। चीन की प्रति व्यक्ति आय $12,000 है, भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,000 है। चीन वैश्विक व्यापार में 15 से 18% तक योगदान करता है। भारत वैश्विक व्यापार में 2% योगदान देता है। और भारत और चीन के बीच का अंतर तब है जब चीन धीमा पड़ा और भारत तेजी से आगे बढ़ा है। ये केवल पिछले 1 दशक की बात है। चीन अंधाधुंध उत्पादन कर रहा है और इसमें बहुत सफल रहा है। मुझे लगता है कि भारत इस मामले में थोड़ा अलग है। भारत कोई उत्पादकता की मशीन नहीं है। ये बहुत ज्यादा सफल भी नहीं रहा है। इसे कुछ क्षेत्रों में सफलताएं मिली हैं, लेकिन इसका अतीत चीन की तुलना में इसके साथ अधिक वक्त तक रहा है। अगर उत्पादन इसकी ताकत नहीं है तो भारतीय अर्थव्यवस्था की खूबी क्या है? भारत में खेती किसानी रोजगार का एक मुख्य स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार हर 5 में से 2 से ज्यादा लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। सर्विसेज में 1/3 लोग हैं, जिसमें लगभग 10% सार्वजनिक सेवाओं में कार्यरत हैं। और भले ही भारत ने कपड़ा और फार्मास्यूटिकल जैसे कुछ क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है, फिर भी करीब 12% लोग ही उत्पादन क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आइए अब सर्विस सेक्टर पर करीब से नजर डालें, क्योंकि उसमें एक चीज जो यकीनन भारत को मजबूत बना रही है वो है टेक्नोलॉजी। भारत के निर्यात में हुई बढ़ोतरी में इसकी आईटी सेवाओं का बड़ा हाथ है। भारत के नए और जोशीले स्टार्टअप कल्चर ने भी प्रतिष्ठा बनाई है। फंडिंग के मामले में अब ये अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। नेहा सिंह ट्रैक्सन की सीईओ और संस्थापक हैं। ये भारतीय फर्म विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों की प्रगति पर नजर रखती है। आईटी सेक्टर पूरी तरह से तैयार है। इसमें बड़ी आईटी कंपनियां शामिल हैं जो डिजिटलाइजेशन से जुड़ी बहुत सारी परियोजनाओं पर काम कर रही हैं। तो लोगों को वैश्विक स्तर पर डिजिटलाइजेशन का महत्व भी समझ आया है। दूसरा है पूरा स्टार्टअप सेक्टर। इसके अंदर बहुत सारे सब सेक्टर हैं और ये एक और चीज है जो लगातार बढ़ रही है और इसलिए आप देखते हैं कि कई नए क्षेत्र सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे देश की विशाल आबादी को तमाम सेवाओं से जोड़ने में मदद मिल रही है। सरकार ने इस तरह के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे काम किए हैं।
जिससे कई अन्य चीजों को भी बढ़ावा मिला है, जैसे मनी ट्रांसफर को बढ़ावा, कैश ट्रांसफर के डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा, अर्थव्यवस्था में ट्रांजैक्शन बल्कि डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रतिशत बढ़ा है। इसने इसे बहुत से लोगों के लिए आसान बना दिया है। भारत टेक की दुनिया के कुछ बड़े खिलाड़ियों के लिए भी अहम जगह बन गया है। एप्पल ने अपने आईफोन के उत्पादन का कुछ हिस्सा यहाँ चालू कर दिया है, जबकि गूगल और अमेज़न ने हाल ही में देश में अपनी गतिविधियाँ काफी बढ़ाने की बात कही है। जहां विदेशी निवेश बल्कि खास तौर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो और इक्विटी भी बहुत मजबूत हो, इसका मतलब है कि उन्हें पता है कि स्थानीय पूंजी की तुलना में रिटर्न कहां ज्यादा है। जैसे अगर एप्पल आता है तो वो अपने साथ न केवल एप्पल टेक, उसकी प्रबंधन शैली लाता है, बल्कि काम करने का तरीका भी लाता है। अभी तक हमने सिर्फ सकारात्मक पहलुओं पर बात की है, लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। भारत ने हालिया वर्षों में एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां सिर उठाए खड़ी हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि तथाकथित मानव पूंजी दरअसल भारत में एक बड़ी समस्या है। समग्र आर्थिक सफलता तय करने में वो शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर ध्यान खींचते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अशोक मोदी ने अपनी किताब इंडिया इज ब्रोकन में कहा है कि आजादी के 75 वर्षों में लगातार आई सरकारों ने लोगों का भरोसा तोड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था खास तौर पर कोविड के दौरान तेजी से गिर गई। ये वापस पटरी पर लौट आई है और लोग उस वापसी को एक तरह की नई सामान्य स्थिति के रूप में देख रहे हैं, जो कि है नहीं। क्योंकि अगर आप पिछले 4 सालों को देखें, बल्कि अगर आप बीते 4 सालों के विकास दर का औसत निकालें, जिसमें कोविड से पहले का भी एक वर्ष शामिल है, तो भारत लगभग 3.5% की दर से बढ़ रहा है, जो कि बताए पूर्वानुमानों के आसपास भी नहीं है। उनका कहना है कि जीडीपी के आंकड़े देखकर भारत की समस्याओं का हल नहीं हो सकता। भारत की समस्या इसकी परछाई में छिपी है। पिछले 75 वर्षों में खराब रोजगार, आने वाले 20-30 वर्षों में रोजगार बढ़ाने की कोई उम्मीद नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहर, पर्यावरण और न्यायिक प्रणाली की खराब सार्वजनिक व्यवस्था के दौर में युवा आबादी का उभरना। न्याय व्यवस्था तो चरमरा चुकी है, पर्यावरण का नुकसान बड़े पैमाने पर है। आइए अब उनके बताए खास क्षेत्र रोजगार को देखते हैं। भारत की विशाल युवा आबादी को नौकरियों की जरूरत है, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। भारत में आप जितने बेहतर शिक्षित होंगे, आपके बेरोजगार होने की संभावना उतनी अधिक होगी। भारत में कुल बेरोजगारी लगभग 7% है, लेकिन जो लोग कॉलेज या उससे ज्यादा पढ़ाई कर चुके हैं, उनके लिए बेरोजगारी दर इसके 2 गुने से भी ज्यादा है। यहाँ तक कि इंटरमीडिएट या केवल दूसरे दर्जे तक शिक्षित लोगों को बुनियादी शिक्षा या कहें कि अशिक्षित लोगों की तुलना में काम खोजने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चूंकि भारत में 40% से अधिक रोजगार कृषि में है, बहुत से अल्प शिक्षित लोग काफी कम वेतन वाले काम करते हैं। ये यकीनन एक बड़ी समस्या है, जो इससे भी जुड़ी है कि अधिक पढ़े लिखे लोगों के लिए पर्याप्त काम नहीं है। अर्थव्यवस्था इन सभी लोगों के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है कि भारतीय रोजगार व्यवस्था में शीर्ष पर बहुत गिने चुने लोग हैं और भारतीय मीडिया में और शायद विश्व स्तर पर भी सारी बातचीत इसी छोटे से हिस्से के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि हाई स्किल वाली बहुत सी नौकरियां हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जमीनी स्तर पर मामला ये है कि इन युवा भारतीयों को देने के लिए हाई स्किल की जरूरत वाली पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं। एक और मुद्दा जिससे भारत को जूझना होगा वो है लेबर फोर्स में महिलाओं की भूमिका। आइए चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ ही भारत की तुलना में कुछ बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं जैसे वियतनाम और इंडोनेशिया सरीखे कुछ देशों को देखते हैं। उन सभी देशों में कामकाजी महिलाओं और पुरुषों की संख्या के बीच का अंतर भारत की तुलना में बहुत कम है। भारत में सिर्फ करीब 20% महिलाएं ही आधिकारिक तौर पर काम करती हैं, जबकि पुरुष 70% से अधिक हैं।
भारत के विकास और रोजगार के रास्ते निकली भारतीय विकास की कोई भी कहानी दरअसल तब तक अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकती जब तक उसकी आधी आबादी उस तरह के कामकाज नहीं कर रही है जो विकास के इन स्तरों के लिए जरूरी है या जैसा दुनिया के दूसरे हिस्सों में हो रहा है। तो ये सच है कि भारतीय कामकाजी महिलाओं की भागीदारी दुनिया में सबसे कम है और ऐसा लगता है कि समस्या बदतर होती जा रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये स्तर कम है, बल्कि पिछले कुछ दशकों में देखें तो दरअसल ये स्तर समय के साथ कम होता गया है। इसलिए अगर हम सिर्फ इस तथ्य को देखें कि भारत विकास कर रहा है, महिलाएं अधिक शिक्षित हो रही हैं, अब उनके बच्चे कम हैं, तो ये ट्रेंड दरअसल उल्टी दिशा में होनी चाहिए। कामकाजी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कम की जगह ज्यादा होनी चाहिए। भारत के कामकाजी क्षेत्रों में महिलाओं की इस बेहद कम भागीदारी के लिए इसे अक्सर कुछ सामाजिक कारणों से जोड़ा जाता है। जेंडर आधारित काम के बंटवारे में महिलाओं के हिस्से सबसे पहले घर की देखभाल है। उन्हें घरेलू कामों के लिए प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार माना जाता है और इसे हम जनन श्रम कहते हैं, जो महिलाएं करती हैं। तो अगर महिलाओं के जिम्मे ये काम है तो जाहिर है उनके पास बाकी कामों के लिए कम समय होगा, है ना? अश्विनी देशपांडे ने दशकों तक भारत की असमानताओं पर अध्ययन किया है। उनका मानना है कि सामाजिक मानदंडों का हवाला देकर देश की सरकार काम न करने का बहाना नहीं बना सकती। वो कहती हैं खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर देने जैसे कुछ सामान्य कदम भी महिलाओं को लेबर फोर्स में भाग लेने का ज्यादा समय देंगे। मेरे ख्याल में यहाँ अकादमिक समुदाय को भी अपने भीतर झांकने की जरूरत है कि क्या हम उन आर्थिक कारणों पर ध्यान दे पा रहे हैं जो वैतनिक काम में महिलाओं की भागीदारी को बदले, या फिर हम केवल घर के अंदर की बातें कर रहे हैं और बदलने में मुश्किल सामाजिक कायदों का हवाला दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम 200 साल वहीं अटके हुए हैं, कुछ भी नहीं बदलेगा। असमानता सिर्फ भारत में नहीं है, इसका असर दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं पर भी है। लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के मजबूत आर्थिक सूचकांक इसकी सामाजिक समस्याओं की गंभीरता को छिपा देते हैं। हम दरअसल एक बेहद गरीब देश के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप हमारे जैसे विशाल देश में जीडीपी की बात करते हैं तो वो हमेशा विकृत होगा। ये हमेशा बहुत ज्यादा रहेगा। इतनी बड़ी आबादी और भौगोलिक विशालता के कारण ये हमेशा काफी बढ़ा रहेगा। बात ये भी है कि क्योंकि भारतीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कुछ हिस्सों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए भारत अंतरिक्ष में रॉकेट भेज सकता है। भारत वो सभी चीजें कर सकता है जो उसके जैसे कई देश नहीं कर सकते। भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है। भारत के पास आईटी कंपनियां वगैरह हैं जो इसे बहुत आकर्षक बनाती हैं, और भारत इस मामले में वाकई सबसे निचले पायदान पर नहीं है। लेकिन ये दरअसल उस स्तर पर भी नहीं है जिस पर कई पश्चिमी टिप्पणीकार इसे मानते हैं, या कि भारत अब कुछ क्रांतिकारी करने वाला है। अशोक मोदी मानते हैं कि ये देश बिखरा हुआ है। वो एक मौलिक उदाहरण के रूप में देश की शिक्षा प्रणाली की ओर इशारा करते हैं। ये बात दिमाग में बैठ चुकी है कि हाँ, शिक्षा जरूरी है और हम इसे ठीक कर लेंगे। लेकिन क्या ये सच में इतनी आलोचनात्मक है? डेटा जर्नलिस्ट रुक्मिणी कहती हैं कि भारतीय शिक्षा स्तर में सुधार हुआ है, खासकर महिला भागीदारी के मामले में, लेकिन अभी भी भारी असमानता है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे जैसी कोई महिला भी समान रूप से अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा पा सकी, जो फिर जीवन में आगे बढ़ने के काम आती है। लेकिन भारतीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को देखें तो जो बात निकल कर आती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, वो ये कि बच्चे किसी भी भाषा में एक भी पंक्ति पढ़ने लायक हुए बिना ही तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा तक पहुंच जाते हैं। केवल अंग्रेजी की बात नहीं है, जोड़ घटाव समेत सामान्य गणित बिना जाने भी। तो वो स्कूल भी जा रहे हैं, शिक्षक भी वहाँ हैं। उन स्कूलों में स्कूल जैसी तमाम सुविधाएं भी हैं, लेकिन वहाँ उन्हें जो शिक्षा मिलती है उसकी गुणवत्ता बेहद खराब और विशेषाधिकार प्रभावित होती है। सुरक्षित भविष्य के लिए केवल आर्थिक कारकों का भारत के पक्ष में होना जरूरी नहीं है। पर्यावरण भी एक बड़ी चिंता है। भारतीय शहर दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में से हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिस पर बकौल अशोक मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही। भारत में पर्यावरण के नुकसान का स्तर सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए एक गंभीर खतरा है। भारतीय शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में लगातार सर्वोच्च स्थान पर हैं। भारतीय शहर एक दूसरे के साथ ही होड़ में हैं कि कौन दूसरे से ज्यादा प्रदूषित होगा। लेकिन गंभीर समस्या दरअसल पानी को लेकर है। हवा कुछ मायनों में स्वच्छ की जा सकती है,
लेकिन मरती हुई नदियां, आज मैं भारत की किसी भी नदी के बारे में बात करूं, वो अलग अलग कारणों से मर रही है। बहुत ज्यादा दोहन, कचरे का ढेर, नदी तल से रेत खनन, और इसमें किसी की कोई भी दिलचस्पी नहीं है। एक और जरूरी मुद्दा जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि उसे नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी सरकार ने बदतर बना दिया है, वो है लोकतांत्रिक स्तर में गिरावट, साथ ही हिंदुओं और देश के बड़े अल्पसंख्यक समूह यानी मुस्लिमों के बीच बिगड़ता माहौल। बहुत लोग मानते हैं कि इससे भारतीय गणतंत्र को ही खतरा है। ये सच है कि भारत में लोकतांत्रिक गिरावट तो आई है। भारत का लोकतंत्र उतना अच्छा नहीं चल रहा है। मोदी के हिंदू शासन के तहत भारत में ईसाइयों और मुसलमानों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये घोर हिंदूवादी राष्ट्रवादी शासन है और ये अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों को बेहद असहज बनाता है। अगर हम इन समस्याओं को बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज करते हैं तो मुझे लगता है कि सामाजिक तनाव बढ़ेगा, जो कि बढ़ना शुरू हो चुका है। बांटने वाली राजनीति की एक सीमा होती है। आप आबादी के एक वर्ग को दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं और कहते हैं कि आपकी समस्याओं के लिए ये अप्रवासी जिम्मेदार हैं, या फलाने धर्म या जाति की समस्याओं के लिए दूसरे धर्म या जाति के लोग जिम्मेदार हैं, वगैरह वगैरह। इस आरोप प्रत्यारोप के खेल की एक सीमा होती है। वो आपको बस कुछ दूर तक ले जा सकता है, इससे आगे नहीं। ये कहना कि भारत को जल्द ही कुछ न कुछ सोचना होगा, ये कम बयानी होगी। जैसा कि हमने देखा, भारत में बेशक एक बड़ी आर्थिक ताकत बनने की क्षमता है, जिसका मुकाबला सिर्फ अमेरिका और चीन जैसे देशों से ही हो सकता है। लेकिन क्या इसे हासिल करने के लिए अपनी चुनौतियों पर काबू पा सकेगा? इस पर कई अलग अलग विचार हैं। इस रास्ते, इस पर भविष्य कुछ खास नहीं दिखता। मेरी नजर में भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। हम यकीनन पर्यावरण संकट की ओर बढ़ रहे हैं। हम शायद सामाजिक हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे भारतीयों पर भरोसा है और मुझे लगता है कि हाँ, हमारे इतिहास में भी कुछ काले प्रसंग हुए हैं, जैसा कि सभी देशों के इतिहास में हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि बार बार हमने दिखाया है कि हम इतने लोकतांत्रिक हैं कि निराशा के जाल से निकल सकें। इसलिए मुझे उम्मीद है कि भारत का लोकतांत्रिक, संघीय, बहुलवादी, विविधतापूर्ण चरित्र कायम रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में आर्थिक विकास इन समस्याओं का समाधान नहीं करने वाला है। भारत में सबसे खतरनाक हिंसक झड़पें जो देखने को मिली हैं, वो देश के आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों में हुई हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक ठीक होने से दूसरा भी ठीक हो जाएगा। ये एक पूरी तरह से अलग और जरूरी बातचीत है, और जो भारत में होनी चाहिए कि हम सभी भारतीय एक दूसरे को बुनियादी रूप से बराबर और अच्छी नजरों से देखें। क्या भारत 20 वर्षों में चीन जैसी ताकत बन पाएगा? मुझे नहीं लगता कि भारत उस तरह की ताकत बनेगा। वो एक अलग तरह की शक्ति है। अगर ये शक्तिशाली बनता है तो ये बहुत अलग होगा। भारत में लोकतांत्रिक परंपरा बहुत मजबूत है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका व्यवहार बहुत अलग होने वाला है। ये कहना यकीनन जल्दबाजी होगी कि ये सदी भारत के नाम होगी। इसके 1.4 अरब लोग जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, किसी भी समाज को उस बारे में चिंतित होना चाहिए। लेकिन इतिहास में पहली बार भारत को दुनिया की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने का मौका मिला है। विश्व भी भारत की तरक्की पर नजरें गड़ाए है। बियॉन्ड बिजनेस के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो हमारी प्लेलिस्ट में हमारे कुछ हालिया एपिसोड देखें और हमारी नई सीरीज ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस पर नजर डालें, जो ग्रीन ट्रांजिशन के कारोबारी पक्ष दिखाती है। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना खूब ख्याल रखें।